हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। यानी कि सक्सेस के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो कॉम्बिनेशन है वो आत्मविश्वास और अथक मेहनत, ये दो हैं। ठीक है, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। अगर आप डेडिकेटेडली हार्ड वर्क करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है ना, तो आप हर परेशानी से पार निकल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Reading comprehension and practice exercise for SSC CGL mains. The climate crisis intricately wove itself into the G20 summit in Delhi. Intricately मतलब कि क्या, जटिल रूप से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, और वो मतलब मिलना, ट्विस्ट करना, इंटरवीन करना। तो बोल रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस का जो मसला है वो G20 समिट जो दिल्ली में हो रहा है उसमें भी पहुंच चुका है। ठीक है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द डिस्कशंस ऑन क्लीन एनर्जी, और खास तौर पे जब हम बात कर रहे थे क्लीन एनर्जीज के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी टू एवर्ट इट, और इसको काबू में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए या रोकने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड की जा रही थी, किसकी जिम्मेदारी है, हम कैसे अब कलेक्टिवली सब लोग मिलजुल के इसके ऊपर काम कर सकते हैं, तब ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसका मसला बीच में आ गया। द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल स्टॉक टेक A report that was released just ahead of G20 meet. अब यूनाइटेड नेशन की एक ग्लोबल स्टॉक टेक करके रिपोर्ट सामने आई है, उसका नाम है ग्लोबल स्टॉक टेक। ये रिपोर्ट सामने आई है जो कि G20 मीटिंग से जस्ट कुछ समय पहले ही बाहर आई है। सेट आउट द स्कोप ऑफ चैलेंजेस दैट अवेटेड द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इवन एज इट प्रेजेंटेड लिटिल बियॉन्ड व्हाट इज ऑलरेडी नोन। बोल रहे हैं कि इसने क्या किया, इस रिपोर्ट ने जो हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए जो चैलेंजेस हैं, जितने व्यापक चैलेंजेस हैं, उनका क्या क्या स्कोप है, वो सभी चैलेंजेस हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए। हालांकि इसमें कोई नई बात बहुत कम ही निकल कर आई है, मतलब सारी वही चीजें हैं जो हमें पहले ही पता था, उससे बाहर ये गया नहीं। जो हमें नहीं पता था ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, जो चीजें हमें पहले ही अंदाजा थी कि ऐसे हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे रिसर्चर इस फील्ड में जुटे हुए हैं, डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा बातें होती हैं, डिस्कशंस होता है, मीटिंग्स होती हैं और डेटा एनालिसिस किया जाता है, तो उस बेसिस पे उनको पहले ही अंदाजा था कि क्या होने वाला है। ठीक है, दिस stock take is to serve as a template to guide discussion ahead of the 28th conference of parties scheduled in Dubai this November and is meant to be an official reckoning of the work actually done by the countries since 2015. अब 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो बोल रहे ये जो रिपोर्ट है ये मुख्य तौर पे एक टेम्पलेट का काम करेगी, एक गाइड का काम करेगी। किस चीज़ की गाइड? कि आगे जो हमारी 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है दुबई में, इसी साल नवंबर में होने वाली है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसके अंदर में क्या डिस्कशन का एजेंडा रहना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर हमें डिस्कशन करनी चाहिए। अब कोई डिस्कशन है, वो हेल्दी डिस्कशन कब हो सकती है? जब आपके पास डेटाज हैं, फैक्ट्स हैं, तभी वो हेल्दी डिस्कशन हो सकती है। वरना जाके हाँ यार क्लाइमेट बड़ा खराब हो गया, ये ऐसे करके तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना। हमें देखना होगा कि क्या इसके डेटाज हैं, कितनी फैक्ट्रीज नहीं लगी हैं, उसके वजह से कितना आउटपुट हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस का, कितनी कम हुई है, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने से ग्रीन हाउस गैस कम हो सकती है, क्या आगे काम करना। तो इसके लिए डेटाज चाहिए, तथ्य चाहिए, फैक्ट्स चाहिए। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के जरिए हमें एक डिस्कशन का एजेंडा मिल जाएगा एंड इज मेंट टू बी, और ये जो है ऑफिशियल एक रेकनिंग होगी, यानी कि आंकलन होगा, गणना होगी किस चीज की, कि 2015 से लेके अब तक सभी देशों ने क्या क्या कार्य किया है इस दिशा में, इन स्टेमिंग, इस दिशा में, यानी कि रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने के लिए। That year, signatories to the UN Convention on Climate Change, that year, उस साल कौन से साल? 2015 में जब शुरुआत हुई थी, 2015 में जिसमें पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, उस साल की हम बात कर रहे हैं। तो उस साल जो वहाँ पे देश थे जिन्होंने यूएन कन्वेंशन साइन किया था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, अग्रीड इन पेरिस टू कीप ग्लोबल एमिशन फ्रॉम राइजिंग बियॉन्ड 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या डिस्कशन किया था? उन्होंने साइन किया था एक पैक्ट, एक अग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत जिन देशों ने ये
एग्रीमेंट साइन किया है वो सभी देश इस तरफ कार्य करेंगे कि ग्लोबल जो एमिशंस है उसको 2 डिग्री से ऊपर ना जाने दें एज फर जहाँ तक हो सके पॉसिबल, और बजाय कि परे जाने के उसको कम करें, 1.5 डिग्री तक कम करें। दो इट एक्नॉलेजेस सम हेडवेज, बोल रहे हैं कि शुरुआत में हालांकि कुछ अच्छी हमें शुरुआत मिली थी। The world as of now is emitting gases in manner that will certainly overshoot the Paris agreed limit, बोल रहे हैं। लेकिन शुरुआत में मान लेते हैं कि कुछ अच्छी शुरुआत हमें मिली थी, स्टार्टिंग में अच्छे नतीजे देखने मिले थे, बट आज की डेट में दुनिया भर में इस तरीके से ये ग्रीन हाउस गैसेज एमिट की जा रही हैं कि हम पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो हमारा समझौता हुआ है 2 डिग्री तक का मेंटेन करने का, वो लिमिट हम सरपास कर जाएंगे, उससे बहुत ओवरशूट मतलब उससे बहुत ज़्यादा उभर तेज हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर चले जाएंगे। द रिपोर्ट unequivocally states that much more ambition in action and support is necessary for implementing domestic mitigation measures to reduce global GHG emissions by 43% by 2030। बोल रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये क्लियर तौर पे ये बताती है कि और ज़्यादा हमें प्रयास करने की, और ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, हमारे प्रयासों को इज़ नेसेसरी। अगर हम डोमेस्टिक मिटिगेशन मेजर्स यानी कि डोमेस्टिक तौर पे, घरेलू तौर पे इसको रोकने के तरीके अपनाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए और ज़्यादा प्रयासरत होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हमें ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है कम करना है, 43% तक लेकर आना है 2030, मतलब हमारा टारगेट होगा कि 43% पर लेकर आना है 2030 तक, 60% पर लेकर आना है 2035 तक, और नेट ज़ीरो पर कार्बन का एमिशन करना है नेट ज़ीरो तक 2050 तक दुनिया भर में। Based on current information submitted by the countries, the emissions gap consistent with 1.5 degree in 2030 is estimated to be 20.3 billion tons to 23.9 billion tons of carbon dioxide। बोल रहे हैं कि अभी के जो अनुमान है, अभी के जो इन्फॉर्मेशन है उसके तहत सभी देशों ने जो भी की इन्फॉर्मेशन दी है उसके तहत जो एमिशन गैप होगा वो अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले, मतलब उसी कंसिस्टेंसी से चले 2030 तक, तो जो इसके अंदर गैप होगा वो होगा 20.3 बिलियन टन से लेके 23.9 बिलियन टन तक, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। These are gaps unlikely to be filled without a rapid upscaling of renewable energy resources and an eschewal of fossil fuel sources such as coal, ऑयल एंड नेचुरल गैस। बोल रहे ये जो गैप्स हैं ये ऐसे गैप्स हैं जो कि असंभव हो जाएगा भर पाना, इनकी भरपाई कर पाना, अगर हम अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का साइज बढ़ा भी देते हैं, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये गैप्स को भर पाना। एंड ईश्वर मतलब अगर हम परहेज करें, फॉसिल फ्यूल से परहेज ना करें, जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, इनसे परहेज ना करें और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का बढ़ावा ना दें, तब तक ये गैप फिल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। However, despite several acknowledgements by the world leaders, most recently at the G20 of the magnitude of the crisis, बोल रहे हैं कि हालांकि सभी वर्ल्ड के सभी नेताओं ने एक्नॉलेज करा है, स्वीकार किया है, और सबसे रीसेंट ये G20 का ही एक्नॉलेजमेंट आता है कि ये जो क्राइसिस है, किस बात का स्वीकृति दी है उन्होंने कि हाँ ये जो क्राइसिस है बहुत बड़ा है। लिटिल हैज़ बीन अचीव्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, लेकिन मानते हैं सब कि क्राइसिस बहुत बड़ा है, लेकिन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए यानी कि फॉसिल फ्यूल से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे ट्रांजिट करने का जो प्रोसेस है वो अभी तक पूरी तरीके से अचीव नहीं किया जा सका है, यानी कि उसके ऊपर बहुत कम काम हुआ है। G20 countries account for 93% of global operating coal power plants and 88% of prospective ones। अब केवल G20 कंट्रीज की ही बात करें तो ये 20 जो देश हैं ये दुनिया का टोटल ऑपरेटिंग कोल पावर प्लांट जो है उसका 93% बनाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस कौन एमिट कर रहे हैं, G20। और इसके बावजूद 88% जो प्रोस्पेक्टिव वंस हैं, यानी कि आने वाले समय में जो 88% कोल बेस्ड एनर्जी पावर प्लांट्स लगने वाले हैं वो भी इन्हीं देशों में लगने वाले हैं।
The G20 leaders declaration formally recognized the need for 5.8 to 5.9 ट्रिलियन डॉलर इन प्री 2030 पीरियड। बोल रहे हैं G20 लीडर्स का जो एक डिक्लेरेशन आया है उसमें इस बात की स्वीकृति फॉर्मल तरीके से इस बात को माना गया है कि हमें कितनी ज़रूरत है, 5.8 से 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है 2030 के टाइम पीरियड से पहले अगर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, किसके लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, एज वेल एज 4 ट्रिलियन पर ईयर, और उसके बाद में 4 ट्रिलियन डॉलर हर साल लगेगा फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। और कब तक लगता रहेगा, 2030 तक लगता रहेगा अगर हमें नेट जीरो अचीव करना है 2050 तक। ठीक है, इतना खर्चा उनने बयान कर दिया कि भाई इतना खर्चा तो होएगा, ये सब हमें चाहिए, इतनी फंडिंग चाहिए। द रिपोर्ट ऑल्सो ड्वेल्स ऑन द नीड टू रिवर्स डिफॉरेस्टेशन एंड द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज वाइटल प्रॉन्ग्स। बोल रहे हैं इस रिपोर्ट में एक और चीज बताई गई है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कितना महत्वपूर्ण है। ड्वेल ऑन मतलब ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो ड्वेल ऑन किया गया है कि ध्यान केंद्रित किया गया है कि हमें डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस को रिवर्स करने की जरूरत है, यानी कि और ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है, एंड एडॉप्शन ऑफ और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो अडॉप्ट करने की जरूरत है। और ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं, डिफॉरेस्टेशन को रिवर्स करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करना, ये दोनों ही जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, प्रॉन्ग्स मतलब पहलू है क्लीन एनर्जी इकोनॉमी बनाने के लिए। हाउएवर it does not single out individual countries or provide a more granular analysis of where the existing shortcomings are। लेकिन इस रिपोर्ट में ज़्यादा मतलब हमने सिंगल आउट नहीं किया कि ये देश ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहा है, ये देश कम कर रहा है, इनको कुछ बेनिफिट है, इनको कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है, ऐसा उसमें कुछ सिंगल आउट नहीं किया गया इंडिविजुअल कंट्री को कि कौन सा देश कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहा है और क्या उनने कार्य किए हैं इससे बचने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर ना ही वो पॉइंट टू पॉइंट ग्रैनुअल मतलब बहुत बारीक एनालिसिस करता है कि अभी के टेक्नोलॉजी में कमियां क्या हैं, अभी के जो एग्जिस्टिंग हमारे क्या कमियां हैं जिनकी वजह से ये अप्रोच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आर एन अप्रोच अडॉप्टेड बाय कंट्रीज टू कर्टेल एमिशन, कि अभी जो एमिशन रोकने के लिए कंट्रीज द्वारा अप्रोच इस्तेमाल की जा रही है उसमें क्या कमियां हैं। The Stocktake report, however, must not be dismissed as yet another technical document। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इस रिपोर्ट को भी एक और कोई टेक्नोलॉजिकल डॉक्यूमेंट है ऐसे समझ के डिसमिस नहीं कर देना चाहिए, खारिज नहीं कर देना चाहिए। During the upcoming climate talks, it must form the basis of negotiation to aid the discovery and adoption of genuine breakthroughs। बोल रहे हैं आने वाले जो क्लाइमेट टॉक्स होने हैं उसके दौरान में इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि अब हम इसके फर्दर आगे क्या प्रोसेस अपनाएंगे, कहाँ पे नेगोशिएशन होने चाहिए, किस तरीके से मदद मुहैया कराई जानी चाहिए, इंडिविजुअल कंट्रीज का क्या उसमें दायरा होना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर हमें इसी डॉक्यूमेंट के जरिए आगे बढ़ना चाहिए, इसी डॉक्यूमेंट का सहारा लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए अगर हम वाकई में जेन्युइन तरीके से कुछ हासिल करना चाहते हैं क्लाइमेट क्राइसिस को रोकने के लिए। ठीक है, ये था पैसेज। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पैसेज। तो प्राइमरी थीम क्या है पैसेज की, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट क्राइसिस, इसी के ऊपर चर्चा की गई। द रोल ऑफ G20 समिट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं है। द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट, तो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी ज्यादा बात नहीं की गई, उसको क्या किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है वो हमने प्रोस्पेक्टिव जरूर देखे। द चैलेंजेस फेस्ड बाय मेजर इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनकरेक्ट। द प्रेसिंग इशू ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस एंड द वर्ल्ड्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स it, option D is correct। How would you best describe the tone of the second paragraph of the passage। second paragraph क्या कह रहा है, second paragraph जो है वो information provide कर रहा है। देखो ये रहा second paragraph हमारा, फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें पूरा कितना पेरिस एग्रीमेंट में क्या क्या हुआ था, वहां पे हमने क्या क्या डिसीजंस लिए थे उसके बारे में बताया गया है। तो सेकंड पैराग्राफ जो है वो इंफॉर्मेटिव है। तो यहाँ पे क्या है, पेसिमिस्टिक नकारात्मक है, सरकास्टिक मजाकिया है, इंफॉर्मेटिव एंड सजेस्टिव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनडिफरेंट कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं है।
बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड रिगार्डिंग द G20 अप्रोच टू क्लाइमेट क्राइसिस। G20 की क्या अप्रोच है क्लाइमेट क्राइसिस के लिए? तो G20 कंट्रीज हैव कंप्लीटली अबैंडन्ड फॉसिल फ्यूल्स, ये तो इनकरेक्ट है। G20 हैज रिकॉग्नाइज्ड द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज बाय 2030। कितना पैसा लगेगा 2030 तक अगर हमें क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करनी है, तो वो उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है, पता लगा लिया है। तो बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने इस चीज का पता लगा लिया है कितना ट्रिलियन टन्स चाहिए, उसके बाद हर साल का कितना ट्रिलियन टन्स चाहिए, वो सारा उन्होंने अंदाजा लगा लिया है। Which title best summarizes the main idea of the passage? The G20 focus on economic growth. Economic growth के ऊपर फोकस कर रहा है, तो यहाँ मतलब वैसे तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट उनका और भी पहलुओं के ऊपर ध्यान है, केवल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं है, ठीक है। द रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल इन अ सस्टेनेबल फ्यूचर, कि सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमारा क्या रोल होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जीज का। तो पैसेज इसके बारे में नहीं है ना, पैसेज है क्लाइमेट क्राइसिस और उसके आगे क्या चैलेंजेस होने वाले हैं। तो द G20 क्लाइमेट क्राइसिस एंड चैलेंज अहेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following statements is incorrect based on the passage? पैसेज के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? द G20 समिट इन दिल्ली फोकस्ड ऑन डिस्कशन अराउंड क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, करेक्ट है। अभी शुरुआत में ही हमने इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया। द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन पेरिस इन नवंबर, बोल रहे हैं पेरिस में होनी है, तो पेरिस में नहीं होनी, कहाँ होनी है? दुबई में होनी है, दुबई। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, बाय हुम वॉज दिस डन। तो हुम क्या है? किसके द्वारा किया गया। हुम हमारा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, होम का क्या बन जाएगा? हु। और किया गया, कुछ किया गया है और उसी के ऊपर सवाल किया जा रहा है, तो हु डिड दिस, ये हमारा आंसर हो जाएगा, हु डिड दिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। रोहित सेड द बोर्ड गेम इज माइन, रोहित ने कहा कि ये जो बोर्ड गेम है ये मेरा है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर बदलेंगे तो क्या आएगा? रोहित सेड दैट द बोर्ड गेम वॉज, इज की जगह क्या हो जाएगा? वॉज, माइन की जगह रोहित की बात करना, वॉज हिज, ठीक है। रोहित सेड दैट द बोर्ड गेम वॉज हिज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The moral values in this nation were at their नादर का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट पे, ड्यूरिंग द ऑटोक्रेट्स रूल, उस टाइम पे उस डिक्टेटर के, उस ऑटोक्रेट के रूल के दौरान पे जो मॉरल वैल्यूज थी इस देश की, वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पर थी, सबसे निचले स्तर पर थी। हाईएस्ट पॉइंट ऑप्शन ए, बी लोएस्ट पॉइंट, सी इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब भूमध्य रेखा जो होती है ना, इक्वेटर लाइन जो होती है वो, और मिडिल पॉइंट बीच के किसी पॉइंट पर, ऑप्शन बी लोएस्ट पॉइंट इज करेक्ट। इफ यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री यू शुड ट्राई एंड लर्न लैंग्वेज। अब कौन सी लैंग्वेज लर्न करनी है? जिस देश में आप रह रहे हैं उसी देश की भाषा आपको सीखनी चाहिए ना। जैसे कि आप सपोज करो आप अफ्रीका जा रहे हैं, अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो आपको उन लोगों, वो लोग आपको कितने इजीली बेवकूफ बना देंगे, आपस में आपके सामने ही शायद आपको किडनैप करने की बात कर रहे होंगे और आपको पता नहीं चलेगा, आप उन्हीं के जोक्स पे हंस रहे होंगे, आपको गालियां, कई बार हमने देखा भी है मूवीज में कि वो किसी अंग्रेज को हिंदी में उल्लू के पट्टे और ऐसे गालियां दे रहे होते हैं और वो अंग्रेज बेचारा हंस रहा होता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि उसके साथ में क्या हो रहा है या उसको क्या बोला जा रहा है। दैट मीन्स अगर आप किसी देश में रहने वाले हैं, किसी फॉरेन कंट्री में रहने वाले हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वहाँ की उस पर्टिकुलर देश की लोकल लैंग्वेज जो है वो सीखें। तो वहाँ की पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी, किसी पर्टिकुलर देश की पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी, तो उसको क्या बोला जाएगा? द लैंग्वेज, नॉट एनी लैंग्वेज बट द लैंग्वेज, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा? ट्राई एंड लर्न द लैंग्वेज, ओके। सो ट्राई एंड लर्न द लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Mrs. Mane said that she regretted having supplied us with an inferior brand of TV set and was ready to apologize for that. बोल रहे हैं मिसेज माने ने कहा कि उनको बड़ा दुख हुआ, उनको बड़ा अफसोस हुआ, रिग्रेट हुआ कि उन्होंने इंफीरियर यानी कि घटिया क्वालिटी का टीवी सेट हमें सप्लाई कर दिया, ठीक है, और वो इस चीज के लिए माफी मांगने को तैयार है। ओके, तो अब क्या करना है, इसको हमने बदलना है डायरेक्ट स्पीच में। तो मिसेज माने सेड, दैट हट जाएगा, मिसेज माने सेड, फिर क्या आएगा? शी का बजाय क्या आ जाएगा? उन्होंने कहा ना, उनकी स्टेटमेंट हम दोहरा रहे, तो आई रिग्रेट हैविंग सप्लाइड, अस को क्या हो जाएगा? यू,
आई, शी की जगह क्या हो जाएगा आई, दैट हट के कोट्स आ जाएंगे आई, रिग्रेटेड की जगह हो जाएगा रिग्रेट, हैविंग सप्लाइड अस की जगह हो जाएगा यू, विद एन इंफीरियर ब्रांड ऑफ टीवी सेट एंड, ठीक है इतना हो गया, एंड वॉज की जगह क्या हो जाएगा आई एम रेडी टू अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है। मिसेज माने सेड आई रिग्रेट सप्लाइंग यू नहीं आएगा, आई एम रिग्रेटिंग हैविंग नहीं आएगा, आई रिग्रेट हैविंग सप्लाइड यू विद एन इंफीरियर ब्रांड ऑफ टीवी सेट एंड आई एम रेडी टू अपोलोजाइज फॉर दैट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है एप्रिसिएशन का, एप्रिसिएशन मतलब किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो उसका एंटोनिम क्या आएगा, उसकी निंदा करना या फिर उसकी बेइज्जती करना, ठीक है। तो सिस्टम मतलब कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम है, पैटर्न है। डिसरिगार्ड मतलब बेइज्जती करना, उपेक्षा करना। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है परफेक्ट एंटोनिम बनता है एप्रिसिएशन का। लैक मतलब किसी चीज की कमी और बिगट्री मतलब की कट्टरता। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पेशेंट वॉज सजेस्टेड टू कट ऑफ ऑन डेली इनटेक ऑफ कार्ब्स। अब आपको अगर किसी चीज को कम करने के लिए बोला जाता है तो क्या बोला जाता है, कट डाउन, ठीक है, कि आप अपना फूड इनटेक कट डाउन करो या फिर अपना कार्ब्स का इनटेक कट डाउन करो। अगर आपको वेट लॉस करना है तो, अगर आपको हेल्दी हेल्थ रखनी है तो अपना फूड इनटेक कट डाउन करो, ठीक है। एक्सेसिव फूड मत खाओ, ज्यादा मत खाओ, जंक फूड इनटेक कट डाउन करो, ठीक है। तो कट डाउन मतलब कम करना, कटौती करना। सो ऑप्शन सी कट डाउन इज करेक्ट। Their conviction and determination helped Kimerica overcome dash odds and become India's largest manufacturer of luxury hotel toiletries and guest room amenities। बोल रहे हैं उनके डिटर्मिनेशन और कन्विक्शन की वजह से ही किमेरिका कोई कंपनी का नाम होगा, तो उसको मदद मिली सभी ऑड्स को ओवरकम करने में। अब किस तरीके के ऑड्स थे, या तो ऑल ऑड्स होगा या फिर आगे देखते हैं किस तरीके के ऑड्स थे। एंड बिकम और इंडिया की लार्जेस्ट लग्जरी होटल टॉयलेटरीज एंड गेस्ट रूम अमेनिटीज, यानी कि होते हैं ना बाथरूम्स में छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे सोप्स होते हैं, शैम्पू के पाउचेस होते हैं, पैकेट्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं छोटी छोटी सी शैम्पूज की। ये सब इस तरीके की लग्जरी आइटम्स बनाने में वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। अनडिफीटेड मतलब जिसको कभी हराया ना जा सके। इनवायलेबल मतलब कि जो अवॉइड ना किया जा सके। इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है जिस चीज को हम बड़ी मुश्किल से ओवरकम कर पाए। तो उन्होंने जाहिर सी बात है ओवरकम किया है, उसको तो बड़ी मुश्किल से ओवरकम किया होगा ना, सभी ऑड्स परिस्थितियों को उन्होंने ओवरकम करा बड़ी मुश्किल से। सो इनसरमाउंटेबल इज करेक्ट। अनस्टॉपेबल जिसको रोका ना जा सके। सो ऑप्शन सी इनसरमाउंटेबल इज करेक्ट। There are more than 2 million job seekers who are already completed their fitness test। जब आपने already complete कर चुके हैं तो are तो present में use किया जाता है ना, तो आप already complete कर चुके हैं यानी कि past की घटना है, तो are replace होगा who have। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में have आएगा। who have already completed their fitness test फॉर द पोस्ट सिंस 2020। क्लियर है, घटना पास्ट की हुई है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, पास्ट की घटना है तो पास्ट हो चुका है तो क्या आएगा, हैव आएगा। हैव क्यों आएगा, हैज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं तो प्लूरल है तो हैव आएगा। ओके, हु आर की बजाय हैव, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। प्रोफेसर जो हमें पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, बिल्कुल करेक्ट है। मस्किटोज, TOSE की बजाय क्या होता है, TOES, मस्किटोज। सिस्टमैटिकली करेक्ट है, प्रॉफिट करेक्ट है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जूलिया हैज द हैबिट ऑफ कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। इसका मतलब होता है कि दो ऐसी चीजों के बीच में कंपैरिजन करना जिनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। अब आप गधे का कंपैरिजन घोड़े से नहीं कर सकते, गधे का कंपैरिजन एलिगेटर से नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि ये दोनों ही बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल हैं। इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। किस बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, गधा है उसको हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, क्या आप एलिगेटर को डोमेस्टिकेट कर सकते हो, नहीं ना, खा जाएगा, पूरा का पूरा निगल जाएगा, कच्चा ही। तो ये चीज है कि दो डिफरेंट चीजों में जिनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है उनके बीच में कंपैरिजन करना। कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द टू वुमेन चैटेड
इन अ फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर। बोल रहे हैं वो दो महिलाओं ने बहुत ही फ्रेंडली और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करी, एज इफ दे हैड नोन वन अनदर फॉर अ लाइफ टाइम। ऐसा लग रहा था उनकी बातें सुन के कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को बड़ी सदियों से जानती हैं। अपेरेंटली मतलब जो दिख रहा है देखने मतलब प्रकट रूप से, एश्योर्डली मतलब विश्वासपूर्ण तरीके से, एब्सर्डली मतलब मूर्खता से, और एमिकेबली यानी कि फ्रेंडली और पीसेबल मैनर। ऑप्शन डी एमिकेबली इज करेक्ट। The volunteers of the organization refused point blank of do what was requested। जब हम रिफ्यूज करने की बात कर रहे हैं, ईडी फॉर्म है, तो ईडी फॉर्म के साथ में क्या आएगा? रिफ्यूज्ड टू। ठीक है, रिफ्यूज्ड टू। तो रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है सिरे से नकार देना और दोबारा इसके ऊपर विचार ना करने की बात कहना कि भाई मैं बिल्कुल नहीं करूंगा और मैं आगे विचार भी नहीं करूंगा, आप मेरे पास कोई भी किंतु परंतु लेके या कोई भी और प्रपोजल लेके मत आइए क्योंकि मैं इस चीज को एग्री नहीं करूंगा, ठीक है, किसी भी कीमत पे। तो हो गया रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक। ऑफ की बजाय क्या आएगा? टू आएगा, क्योंकि रिफ्यूज किया जा रहा है। तो क्या आएगा? रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक टू डू व्हाट वाज रिक्वेस्टेड। कि वॉलंटियर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स थे उन्होंने सिरे से नकार दिया, मना कर दिया कि जो उनसे करने के लिए कहा जा रहा है वो नहीं करेंगे। ठीक है, रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक टू डू, रिफ्यूज्ड ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक डूइंग नहीं है, रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंकली टू डू इनकरेक्ट, रिफ्यूज्ड इन पॉइंट ब्लैंक ऑफ डूइंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक है, rather than being deceitful we need to be truthful and work together to stop the unrestrained growth of corruption in all areas of our society। तो बोल रहे हैं कि हमें झूठा या धोखेबाजी करने की बजाय क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए कि हम ये जो अनकंट्रोल्ड तरीके से करप्शन बढ़ रहा है कहाँ पे हमारे समाज के सभी वर्गों में उसको रोका जा सके। ठीक है, तो हमें ट्रूथफुल का एंटोनिम बताना है। ट्रूथफुल मतलब सच्चा, ईमानदार, और डिसीटफुल मतलब धोखेबाज। तो ऑप्शन ए डिसीटफुल इज करेक्ट। डाई अ डॉग्स डेथ क्या मतलब है? कुत्ते की मौत मरना। ठीक है, जिसका मतलब है बहुत बुरी स्थिति में मौत होना। तो अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो इस ईडियम का मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। द ओल्ड बिजनेसमैन डाइड इन पीस आफ्टर मीटिंग हिज होल फैमिली ऑन हिज डेथ बेड। अब आपके सारे रिश्तेदार परिजन आपसे मिल गए, जब आप मृत्युशैया पर थे तो आपसे मिल गए, तो आपको क्या उस चीज़ का मतलब क्या हम ये बोलेंगे कि वो व्यक्ति कुत्ते की मौत मरा है? नहीं ना, कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से जा रहा है तो वो शांति से मर गया है ना। Yesterday, a poor vegetable seller died in an unfortunate accident। अब किसी की दुखद घटना हो जाए, हादसा हो जाए, उसमें उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या वो कुत्ते की मौत मरेगा? नहीं, कुत्ते की मौत मरना मतलब कि बहुत ही शर्मनाक मौत मरना और दर्द भरी मौत मरना। ठीक है, The doctor who used illegal methods to conduct experiments on humans must die a shameful death। वो डॉक्टर जो इलीगल तरीके इस्तेमाल करता था इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, उसको शर्मनाक मौत देनी चाहिए, यानी कि उसको कुत्ते की मौत देनी चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एग्रीकल्चर विद इट्स डैश सेक्टर, एग्रीकल्चर और उसके जो सहयोगी सेक्टर्स हैं, ठीक है, इज अनक्वेश्चनेबली द लार्जेस्ट लाइवलीहुड प्रोवाइडर इन इंडिया। बोल रहे इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इंडिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर्स हैं। मोर सो इन द वास्ट रूरल एरियाज, और ज्यादातर जो ये कहाँ एम्प्लॉयमेंट देते हैं? जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहां पे। इट ऑल्सो डैश अ सिग्निफिकेंट फिगर टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर भी बनाते हैं किसका? जीडीपी का, हमारी जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है ये। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन डैश फूड सिक्योरिटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज। बोल रहे हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि ऐसा एग्रीकल्चर जो कि लंबे समय तक चला जाए और उससे ज़्यादा फसलों को या फिर ज़मीन को नुकसान भी ना हो। तो सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर किया जाए इन आगे इन सेक्टर, इन फूड सिक्योरिटी, अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी की, रूरल एम्प्लॉयमेंट की और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज की, सच एज सॉइल कंजर्वेशन, सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन आर एसेंशियल। ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है फॉर होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट। इंडियन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज
डैश विटनेस्ड अ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया की एग्रीकल्चर और उसके सहयोगी। अब एलाइड की बात आ गई तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे भी एलाइड सेक्टर्स होगा, वन में भी एलाइड सेक्टर्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सहयोगी की बात करें तो एलाइड एक्टिविटीज हैज विटनेस्ड, इंडिया और उसकी सहयोगी एक्टिविटीज ने विटनेस किया है। क्या किया है विटनेस? ग्रीन रेवोल्यूशन विटनेस करा है, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन, ये इस तरीके के रेवोल्यूशन हमने विटनेस करे हैं। सबसे पहला है एग्रीकल्चर विद इट्स एलाइड सेक्टर्स। पहले ही पता चल गया एलाइड, क्योंकि हमने लास्ट एग्जांपल में, लास्ट ब्लैंक के पास में देख लिया था कि एलाइड सेक्टर्स की बात की जा रही है, ठीक है, सहयोगी सेक्टर्स की बात की जा रही है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी एलाइड। सोशल मतलब सामाजिक, अनदर मतलब दूसरा, सिक्योर्ड मतलब जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो यहाँ पे एलाइड सहयोगी सेक्टर्स की बात की जा रही है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स अ सिग्निफिकेंट फिगर टू जीडीपी, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट्स मतलब बनाता है, ओके। इन डैश फूड सिक्योरिटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट, पूरा स्टेटमेंट देखते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन डैश फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन spite of food security, in condition of food security, in time of food security, in terms of food security। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज की टर्म्स में, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। such as soil conservation, sustainable natural resources management and biodiversity protection are essential dash for holistic development। for आएगा कि होलिस्टिक, अगर हमें ओवरऑल अच्छी डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए ये जरूरी है, सो फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इज करेक्ट। इंडियन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज डैश बीइंग विटनेस्ड, विल विटनेस, हैव विटनेस और बी विटनेस। तो क्या आएगा? हैव आएगा, क्योंकि पास्ट की बात है कि उन्होंने अभी तक विटनेस किया है, विटनेस्ड आ रहा है ना, तो पास्ट आ जाएगा। और हैव क्यों आएगा, प्लूरल क्यों आएगा? क्यों इंडियन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, ठीक है, इसलिए क्या आएगा? हैव आएगा। सो हैव विटनेस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज के पैसेज में, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस सेशन की ऑडियो और पीडीएफ एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ मिलेगी? आपको पता है कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके अलावा आप प्ले स्टोर से क्या डाउनलोड कर सकते हैं? हमारी एंड्रॉयड फ्रेंडली एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके तहत आपको सारा अपना कंटेंट मटेरियल आपके फ़ोन के एक टच पे मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।